हेलो एवरीवन, वेलकम टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। मैं हूं अशफाक। कैसे हैं आप लोग? तो आज आपके सामने देखिए हाजिर हूं मॉडल सेट नंबर 4 लेकर। और जैसे कि मैं आपको बताया था कि मॉडल सेट भी चालू करने वाले हैं, चालू हो चुका है। और इससे पहले मैं 3 मॉडल सेट आपको पढ़ा दिया हूं, ठीक है। आप उन तीनों को नहीं देखे हो तो आप प्ले लिस्ट में जाओ, वहाँ पर आपको मॉडल सेट साइंस मॉडल सेट दिखेगा और वहाँ पर जाकर तीनों को देख लेना। बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट किया गया है, ठीक है। तो आइए इसमें हम टोटल पढ़ेंगे। जिस तरह से आपको एग्जाम में 48 क्वेश्चन मिलेगा उसी तरह से इसमें मिलेगा, है ना। तो उम्मीद यही है कि 40 से कम ना बने आपसे, ठीक है। 40 से ज़्यादा बने चलेगा, लेकिन 40 से कम नहीं आना चाहिए, ठीक है। और आप इस उम्मीद पर खरे उतरोगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखिएगा, है ना। और अपना कमेंट नीचे जरूर कीजिएगा, ओके। चलिए सबसे पहला सवाल आपके सामने हाजिर है। सवाल तो इजी ही रहे, बिकॉज आप लोग तो सारा कुछ पढ़े हुए, तो इजी सवाल रहेगा। सभी जीव जंतुओं के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत क्या है? सभी जीव जंतुओं के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत क्या है? सूर्य, चंद्रमा, ग्रह या कोयला? तो हमारा आंसर क्या होगा? सूर्य यहाँ पर होगा, जो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो सभी जीव जंतुओं के लिए सूर्य जो एकदम जरूरी है। कोई भी जीव जंतु सूर्य नहीं रहेगा तो सब बेकार हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल देखो, तिलचट्टा में कितने जोड़े श्वास रंध्र पाए जाते हैं? तिलचट्टा जो होता है उसमें कितने जोड़े श्वास रंध्र पाए जाते हैं? 2, 8, 10, 6। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन हमारा सी, है ना। 10 जोड़े श्वास रंध्र पाए जाते हैं। किसमें? तिलचट्टा में, याद रखें। अगला सवाल है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती किसमें होती है? कवकों में, जंतुओं में, हरे पौधों में, परजीवियों में, ठीक है। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो होती है आपको पता है हरे पौधों में। किसमें होती है? हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, ठीक है। जिसके लिए कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, है ना। O2 चाहिए, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। और इसके लिए सूर्य का प्रकाश चाहिए, है ना। क्लोरोफिल यहाँ पे मिलता है। अब इसके लिए जल चाहिए, है ना। H2O जल की आवश्यकता पड़ती है प्रकाश संश्लेषण करने के लिए। अगला सवाल है, फ्लोएम ऊतकों द्वारा कार्बोहाइड्रेट का परिवहन होता है। यानी कि फ्लोएम जो करता है ना, खाद्य पदार्थों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है, तो कार्बोहाइड्रेट का जो परिवहन करता है वो किस रूप में रहता है? ग्लूकोज के रूप में, फ्रक्टोज के रूप में, लैक्टोज के रूप में या सुक्रोज के रूप में? तो वो करता है ग्लूकोज के रूप में, है ना। ग्लूकोज के रूप में जो होता है कार्बोहाइड्रेट का परिवहन करता है, एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हमारा ए होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखें, किसकी उपस्थिति के कारण पौधे का रंग हरा होता है? वाह, बड़ा हल्का सा सवाल आ गया कि किसकी उपस्थिति के कारण पौधे का रंग बोले तो पौधा भी तो हरा हरा होता है, तना भी तो हरा होता है, मतलब पत्तियों पौधा बोलते हैं। कैसा पौधा? हरा पौधा। तो पत्तियों से पता चलता है। तो जाहिर सा आंसर हमारा क्लोरोफिल होता है, ठीक है। क्लोरोफिल में एक धातु पाया जाता है जिसका आपको आंसर नीचे कमेंट करना। क्लोरोफिल में कौन सी धातु पाया जाता है उसका नीचे कमेंट करना, ठीक है। और आपको पता है रक्त में एक धातु पाया जाता है जिसको बोलते हैं लोहा। किसको बोलते हैं? लोहा। और इसमें जो हीमोग्लोबिन के कारण जो है रक्त का रंग लाल होता है। तो लोहा, रक्त में लोहा नाम का धातु पाया जाता है। तो आप मुझे कमेंट करें कि क्लोरोफिल में कौन सी धातु पाई जाती है, ओके। अगला सवाल, पौधे में उत्सर्जी पदार्थ, जो पौधे में उत्सर्जी मतलब जो बेकार का पदार्थ जो बाहर निकलता है उसको बोलते हैं उत्सर्जी पदार्थ। कौन है? गोंद, टैनिन, रेजिन। तो बहुत बार मैं सवाल पढ़ा चुका हूं, तो यही उम्मीद है आपसे। इतना बार मैं पढ़ाया हूं कि तब तो सेट तो एकदम गदगद रहेंगे आप लोग, एकदम गदगद कर देना, ठीक है। तो हमारा क्या? गोंद, टैनिन, रेजिन, यानी कि पौधों में जो ये टेनिन, रेजिन, टैनिन, गोंद सभी जो होता है पौधों में उत्सर्जी पदार्थ। आंसर हमारा क्या होगा? डी इसका सही आंसर हो गया। अगला सवाल है, टिहरी बांध निर्माण किस प्रदेश में किया गया है? टिहरी बांध उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, है ना, और मध्य प्रदेश। तो क्या होगा? उत्तराखंड। क्या होगा? टिहरी बांध जो है, जिसको टिहरी बांध भी कहीं लिखते हैं, टिहरी बांध, है ना। टिहरी बांध किस प्रदेश में है? तो उत्तराखंड में। उत्तराखंड की राजधानी आपको पता है देहरादून, है ना, देहरादून। ये तो खैर इजी सा है, ओके। अगला सवाल पढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किसके कारण अम्ल वर्षा होती है? तो आपको पता है अम्ल वर्षा जो एसिड रेन होता है किसके कारण होता है? CO2 के कारण, SO2 के कारण, CO के कारण, Cl2। ये CO2 कार्बन डाइऑक्साइड है, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड है, CO मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड है, Cl2 मतलब क्लोरीन है। तो सल्फर डाइऑक्साइड के कारण जो है अम्ल वर्षा होता है, ठीक है। सल्फर डाइऑक्साइड के कारण अम्ल वर्षा होता है, इस बात को आप याद रखें, ठीक है। अगला है सवाल, समीकरण जो यहाँ पे दिख रहा है 2H2 + O2 और ये बन गया 2H2O। ये एक अभिक्रिया है। किस प्रकार की अभिक्रिया ये बताना आपको कि संयोजन अभिक्रिया है या वियोजन अभिक्रिया या अवक्षेपण या उदासीनीकरण, ठीक है। तो देख रहे हैं यहाँ पे ये दोनों ज्वाइन हो रहा, मिल रहा। अब मिलने का मतलब क्या हुआ? संयोग होना। मिलने का मतलब संयोग हो रहा। अब मिल के एक पदार्थ, जब दो या दो से अधिक
यौगिक जो मिल करके एक नया यौगिक का निर्माण करता है उसको बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया। क्या बोलते हैं? संयोजन, मतलब संयोग हो रहा है ना। अगर एक ठो मिलकर के टूटता तो वियोजन होता। ठीक है, अगला सवाल, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र बताइए क्या है इनमें से? C2H5OH2OH, C6H6O6, C6H12O6, C6H6। तो 10 का आंसर हमारा क्या होगा? ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा, C6H12O6। ये है ग्लूकोज का सूत्र। ओके, तो एक सवाल आता है चीनी का सूत्र, ये भी आप याद होना चाहिए, C12H22O11, ये चीनी का सूत्र है। ठीक है, ये जो देख रहे हैं ये है आपका एथेनॉल है। ठीक है, एथेनॉल याद रख लीजिए, ये है आपका क्या? एथेनॉल है। सवाल कभी कभी ऐसे पूछता है कि ग्लूकोज दे देगा, अब बोलेगा ग्लूकोज में कितने हाइड्रोजन अणु हैं, तो देखें हाइड्रोजन में कितने पीस है, हाइड्रोजन कितना पीस? 12 पीस है, तो ग्लूकोज में हाइड्रोजन 12 अणु है। ऑक्सीजन कितने अणु? तो ऑक्सीजन 6 है। कार्बन कितने? तो कार्बन भी 6 है। ऐसे भी सवाल पूछता है। चीनी में हाइड्रोजन के कितना अणु है, तो बोलेंगे चीनी में 22 हाइड्रोजन है, कार्बन 12 अणु है, ऑक्सीजन 11 है। ठीक है, तो ये सब सवाल भी आप ध्यान रखेंगे। अगला सवाल है सोडियम की परमाणु संख्या कितनी होते हैं? तो आप तो याद किए ना, सोडियम का नाम जो होता है संकेत Na होता है, इसकी परमाणु संख्या होता है वो 11 होता है। इसको अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तोड़ेंगे तो 2 8 1 होता है। ठीक है, 2 8, और इस एक को त्याग देगा, तो जब त्याग देगा तो यहाँ पे पॉजिटिव बन जाएगा, क्योंकि त्याग रहा है, इस इलेक्ट्रॉन को त्यागता है। तो सोडियम यहाँ पे आंसर हमारा क्या हो गया? ए हो गया यहाँ पे, बिल्कुल सही आंसर। ओके, अमीबा में अधिकांश पोषण होता है। अमीबा जानते हैं, जिस तरह से एक क्या बोलते हैं, एक इसको क्या बोलते हैं, एक कोशिकीय है ना, एक कोशिकीय, देखो दिमाग से निकल गया था, एक कोशिकीय जीव है अमीबा, एक ही कोशिका, जैसे बना दो, जैसे मर्जी वैसे बना दो, सब अमीबा बन जाएगा। लेकिन हाँ, जहाँ से शुरू करना वहाँ से खत्म करना भी है ना। तो ये जो अपना पोषण करता है ये कैसे करता है? शाकाहारी है या अंतर्ग्रहण करता है या सर्वाहारी या स्वपोषी है? तो 12 का जो यहाँ पे आंसर होगा अंतर्ग्रहण। क्या करता है? अंतर्ग्रहण। आंसर हमारा बी होगा। ओके, अगला सवाल है निम्नलिखित में से किस धातु से सोलर सेल बना होता है? सोलर सेल जानते हैं, जिससे सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में ट्रांसफर किया जाता है, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। जस्ता का होता है सोना का, प्लेटिनम का, सिलिकॉन का। आंसर हमारा होगा सिलिकॉन का, है ना, सिलिकॉन का बना होता है। ठीक है, याद रखेंगे सोलर सेल जो किसका बना होता है? सिलिकॉन का। आप सिम कार्ड देखते होंगे, सिम कार्ड को जो पीछे लगा रहता है वो भी चिप रहता है, सिलिकॉन का ही रहता है। ठीक है, अगला सवाल देखो, निम्नलिखित में से कौन लवण है? इनमें से कौन लवण है? HCl है ना, NaOH, K2SO4, NH4OH। तो 14 का आंसर तो इजी सा हो गया हमारा, क्या होगा? K2SO4। ओके, तो K2SO4 मतलब पोटेशियम सल्फेट है ना, पोटेशियम सल्फेट। ये क्या है? एक लवण है। ठीक है, और ये जो देख रहे हैं ये है आपका अम्ल। क्या है? अम्ल है ये है अम्ल, और ये है क्षार, जिसको भस्म कहते हैं। ओके, अगला सवाल है निम्नलिखित में सबसे भारी धातु कौन सी है? सबसे भारी धातु कौन सी है? लिथियम, यूरेनियम, सीजियम, आयरन। तो यहाँ पर इस ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन हमारा बी होगा। ठीक है, यूरेनियम है ना, सबसे भारी धातु कौन है? यूरेनियम है। ठीक है, एक सबसे भारी तत्व आता है जिसको बोलते हैं प्लेटिनम बोलते हैं, सॉरी प्लेटिनम नहीं, तो हल्का हो गया। सबसे भारी तत्व बोलते हैं ओस्मियम, एक आता है ओस्मियम करके। फिलहाल यहाँ पे यूरेनियम जो है ऑप्शन के हिसाब से बी यहाँ पे सही आंसर होगा। इथेन के एक अणु में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? तो आपको बताया था इथेन के एक अणु में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं। तो पहले इथेन का आपको बनाना पड़ेगा, इथेन का सूत्र पता क्या होता है? मतलब ये एथेन जो है ना, ये एल्केन समूह का है, एल्केन समूह का है, CnH2n+2। तो इथेन दूसरा नंबर पे आता है, कार्बन का दूसरा नंबर मेथ एथ है ना, तो C2H 2 दूना 4 और 4 2 6 हो गया। अब इसको जब बनाओगे तो देखो कार्बन यहाँ पे ले लेंगे 1 2 3 4 5 6। देखो बंधन बोला कितने सहसंयोजक बंधन है, तो कितना बंधन बन रहा है? एक यहाँ 2 3 4 5 6 7 है ना। यहाँ पे H बैठ जाए, हाइड्रोजन यहाँ पे बैठा दीजिएगा, तो कितना बंधन बन रहा? 7 बंधन बन रहा है यहाँ पर, 7 बंधन जो है बच रहा। तो जब भी ऐसे सवाल आए तो आप पहले इसको संरचना सूत्र में ढाल लीजिएगा, उसके बाद आप देख लीजिए कितना बंधन बन रहा। ठीक है, अगला सवाल है स्विच लगाए जाते हैं। स्विच क्यों लगाते हैं? घर में लगाते हैं ना, बोर्ड में स्विच, मतलब किस में लगाते हैं? ठंडे तार में, गर्म तार में, या चाहे भू योजित तार, मतलब समझ रहे हैं, अर्थिंग जिसको बोलते हैं, इनमें से सभी।
तो 17 का आंसर हमारा हो जाएगा गर्म तार में। जब भी स्विच लगाते हैं किसमें लगाते हैं, देखते हैं गर्म तार में स्विच लगाते हैं। जब भी करंट आ रहा है वहाँ से और उसी में स्विच लगा दिए तो करंट ही बंद हो जाएगा, है ना। जाहिर सी बात स्विच किस में लगाए, करंट के लिए स्विच किस में क्यों लगाते हैं, करंट पास ना हो या जब चालू करें तभी पास हो, तो जाहिर सी बात गर्म तार में लगाएंगे स्विच, है ना। अगला सवाल, कौन अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है। अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं मतलब नवीकरणीय आपसे पूछा जा रहा है ना। लीजिए मैं हेल्प कर दूँ आपको, नवीकरणीय पूछा जा रहा, पेट्रोलियम, कोयला, बायोगैस, प्राकृतिक गैस। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, बायोगैस। ठीक है, आंसर हमारा सी हो जाएगा। बायोगैस है जो अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं मतलब नवीकरणीय में आता है बायोगैस। बाकी पेट्रोलियम, कोयला, प्राकृतिक गैस ये जो है अनवीकरणीय स्रोत आता है। अगला है, मनुष्य में विरिक निम्न में से किससे संबंधित है। तो जानते हैं विरिक का काम क्या है, विरिक का काम है उत्सर्जन करना, है ना, बेकार की चीज को छानना, फिल्टर करना, यानी कि उत्सर्जन। हमारा डी आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, विरिक का काम है इसको करना, उत्सर्जन करना। अब आप कभी देता फेफड़ा, तो फेफड़ा का क्या काम है, शोषण करना। रक्त दे देगा, रक्त, तो रक्त का क्या काम है, परिवहन करना। ये सब आपको पता होना चाहिए। चलिए अगला सवाल है, हाइड्रा में क्या पाया जाता है। मस्तिष्क, तंत्रिका, मुख, स्पर्श। ऑप्शन के साथ देखना है कि हाइड्रा में क्या पाया जाता है। तो 20 का जो आंसर हमारा हो जाएगा स्पर्शक। ठीक है, आंसर हमारा क्या होगा, डी होगा, स्पर्शक। हाइड्रा में क्या पाया जाता है, स्पर्शक, यहाँ पे सही आंसर होगा। अगला है, प्रकाश की किरणें गमन करती है। तो बहुत हल्का सा सवाल, एकदम बच्चा वाला। ऐसे आप दिखाते हैं प्रकाश को, इस तरह से दिखाते हैं, है ना, एकदम सीधी रेखा में, भले ही ऊपर जाए, भले ही तिरछा जाए, लेकिन सीधी रेखा में जाएगा। रेखा जो है एकदम सीधी होगा, यानी कि सीधी रेखा, तिरछी नहीं, एकदम सीधी रेखा। और ऐसे ही प्रकाश जहाँ से मिलेगा उसका स्रोत तो उसी के साथ से बढ़ेगा ना, वो तिरछा तो तिरछा जाएगा। लेकिन तिरछे का मतलब ये हुआ कि ऐसे ऐसे मुड़ के जा रहा है, ये सब ऐसे नहीं, एकदम सीधी रेखा में जाएगा। ओके, अगला सवाल है, कौन लेंस की क्षमता का मात्रक है। इनमें से कौन है जो लेंस की क्षमता, तो लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है, डायोप्टर। क्या है, डायोप्टर। डी जो होता है लेंस की क्षमता का मात्रक होता है। और आपको पता है पावर बराबर 1/f को, ये फॉर्मूला यूज करके हम लोग डायोप्टर निकालते हैं। ठीक है, जिसमें उत्तल लेंस रहता है, एक उत्तल लेंस का और अवतल लेंस का, दोनों का इस्तेमाल करते हैं, उत्तल लेंस अवतल लेंस। उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होता है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक, अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक। ये बात भी आप याद करें। जूल तो जान रहे कार्य का मात्रक है, वाट जो है शक्ति का मात्रक है, आर्ग यहाँ पे कार्य आता है लेकिन दूसरा मात्रा में आता है, यूज क्या बोलते उसका, ये अलग अलग दूसरा मात्रक इसका है, यूजीसी क्या मात्रक इसका याद नहीं आ रहा फिलहाल, है ना। अगला सवाल देखिए, किस रंग का विचलन न्यूनतम होता है। कौन सा रंग है जिसका विचलन, मतलब विचलन समझ रहे ना, विचलन न्यूनतम होता है, छितरा जाना, फैलना कम फैलना, है ना। तो लाल, पीला, नीला, बैगनी। तो हमारा आंसर क्या होता है, इसका आंसर हमारे लाल का विचलन बहुत कम होता है। लाल रंग का विचलन जो है वो बहुत कम होता है, लेकिन तरंग दैर्ध्य जो होगा वो काफ़ी अधिक होता है जी। तरंग दैर्ध्य लाल का अधिक होता है, और लाल विचलन जो है बैगनी का विचलन सबसे कम होता है, सबसे अधिक होता है। बैगनी का विचलन जो है सबसे अधिक होता है, लेकिन तरंग दैर्ध्य जो है ना वो सबसे कम होता है। तरंग दैर्ध्य कम होता है, उल्टा एक दूसरे का। ठीक है, विचलन इसमें कम रहेगा, इसमें ज़्यादा रहेगा, इसमें तरंग दैर्ध्य ज़्यादा रहेगा तो इसमें तरंग दैर्ध्य कम रहेगा। ठीक है, अगला सवाल, बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त की जाती है। जब आप बैटरी इस्तेमाल करते हैं ना तो उससे किस प्रकार की धारा हम लोग इस्तेमाल करते हैं, प्रत्यावर्ती धारा, डिस्क धारा, AB दोनों, या तो आंसर हमारा होगा डिस्क धारा, है ना। जो बैटरी से जो धारा निकलती है जो हम लोग घर में यूज करते हैं वो DC धारा है। कौन सी धारा है, DC धारा है। ठीक है, लेकिन अगर आपको पूछ लेगा जनरेटर से कौन सी धारा निकलती है, तो जनरेटर से प्रत्यावर्ती और डिस्क दोनों प्रकार की धारा निकलती है। ठीक है, तो फिलहाल हमारा आंसर इसका बी हो जाएगा। अगला सवाल है, आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य क्या कहलाते हैं। आवर्त सारणी पढ़ोगे इस तरह से, आधुनिक आवर्त सारणी जिसको कौन दिए थे, मोसले ने दिए थे। किसने दिए थे, मोसले ने दिए थे, जिसमें 18 वर्ग है, और ऐसे वाला जो रहता है वो क्या है, 7 आवर्त है। ठीक है, ये खड़ा वाला वर्ग समूह भी इसको बोलते हैं, और ये जो ऐसे क्षैतिज उसको आवर्त बोलते हैं, 7 आवर्त है। तो आवर्त सारणी के प्रथम जो पहले नंबर पे होगा, जिसको हाइड्रोजन से शुरू होता है। ठीक है, हाइड्रोजन, हीलियम, इधर लिथियम। ठीक है, तो इसको बोलते हैं क्षार धातु। 25 का आंसर क्या होगा, हाँ सी जो होगा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आखिरी गैस तो जानते हैं जो 18वां नंबर ग्रुप में रहता है, 18वां ग्रुप में रहता है आखिरी गैस, पूरा 6 पीस आखिरी गैस फिलहाल अभी यहाँ पे। अगला सवाल,
कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है, इनमें से कौन प्राकृतिक नहीं संसाधन, उल्टा लिखा गया, कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है, वायु जल मिट्टी जीवधारी। तो प्राकृतिक संसाधन आपसे पूछा जा रहा है कौन नहीं है, तो वायु तो प्राकृतिक ही है, जल है भी है, ये भी है, तो आंसर हमारा डी हो जाएगी, ये प्राकृतिक संसाधन नहीं है। अगला सवाल, प्रकाश के तो यहाँ पे सवाल अगला है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। बहुत हल्का सा सवाल यहाँ पे है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम, तो आपको पता है प्रकाश के परावर्तन और प्रकाश के अपवर्तन दोनों के 2 नियम है, ठीक है। ओके, अगला सवाल देखें, तरंगदैर्घ्य को सामान्यतः व्यक्त किया जाता है, तरंगदैर्घ्य को किस रूप में व्यक्त किया जाता है, कैंडेला के रूप में, जूल के रूप में, एम्पियर के रूप में, या एंगस्ट्रम के रूप में। तो 28 का आंसर होगा एंगस्ट्रम का आंसर, ठीक है। तरंगदैर्घ्य को किस रूप में व्यक्त किया जाता है, एंगस्ट्रम के रूप में, ठीक है। ओके, आंसर हमारा क्या होगा, डी जो होगा वो बिल्कुल सही। एंगस्ट्रम को ए से लिखते हैं, ए से डिनोट करते हैं, ठीक है। अगला सवाल है, पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है। बिल्कुल आसान सवाल है, पौधे में आदान प्रदान होता है वो रंध्र के द्वारा, किसके द्वारा होता है, रंध्र के द्वारा। तो बस आप वीडियो को देखते जाइए और आप अपने आप से फिर आंसर आप देखते रहिए कि आपका आंसर क्या सोच रहे हैं, आप क्या आंसर बना रहे हैं और मैं क्या आंसर बता रहा हूँ, ठीक है। तो इसके अनुसार मुझे बताएंगे कि 48 में कितना सवाल सही, 40 से तो नीचे नहीं आना चाहिए, ठीक है। उम्मीद तो यही है मेरे आपसे। निम्न से सबसे तेज हृदय धड़कन किसका होता है, सबसे तेज जो हृदय धड़कता है धड़कन, वेल का, चूहा का, हाथी का या आदमी का। तो 30 का आंसर हमारा हो जाएगा चूहा का, ठीक है। सबसे तेज हृदय धड़कन जो है चूहा का धड़कता है, आंसर हमारा बी। अगला सवाल है, सजीव जीवधारियों द्वारा किस प्रकार के नाइट्रोजनी पदार्थ का उत्सर्जन होता है। सजीव जीवधारी जो सजीव है, जो मानव है, उसके द्वारा बोला किस प्रकार की नाइट्रोजनी पदार्थ का उत्सर्जन होता है। अमोनिया, यूरिक अम्ल, यूरिया। तो ये तीनों होता है, तीनों जो ना, ये जो है जीवधारियों के द्वारा तीनों प्रकार के पदार्थ जो है उत्सर्जन होता है। आंसर हमारा डी जो होगा बिल्कुल सही आंसर होगा। ओके, अगला सवाल देखें, तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं, ठीक है। तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं, नेफ्रॉन, न्यूरॉन, सेरिब्रम, इनमें से कोई नहीं। तो तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कहेंगे न्यूरॉन। क्या कहेंगे, न्यूरॉन कहेंगे। 32 का आंसर हमारा क्या होगा, आंसर हमारा बी होगा। और नेफ्रॉन बोलते हैं वृक्क, ठीक है, इसमें कंफ्यूजन मत करेंगे। वृक्क की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को क्या बोलेंगे, नेफ्रॉन बोलेंगे। वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को बोलेंगे नेफ्रॉन, और तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को बोलेंगे न्यूरॉन। आंसर हमारा बी होगा। अगला सवाल है, किसे रासायनिक दूत कहा जाता है। रासायनिक दूत किसे कहा जाता है, उद्दीपक, पाचक रस, हार्मोन, आवेग। तो रासायनिक दूत, इसका आंसर क्या होगा, हार्मोन को बोलता है रासायनिक दूत, क्योंकि ये रासायनिक जो बॉडी में रासायनिक चीज जो हार्मोन निकलता है इसलिए इसको रासायनिक दूत बोला जाता है, मैसेंजर जिसको बोलते हैं, दूत। आंसर हमारा क्या होगा, सी होगा। अगला है, द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज, ये किताब का नाम है, बहुत ही इंपॉर्टेंट किताब है, द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज। द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखी है, डार्विन, लैमार्क, ओपायलिन, वाइसमैन। तो आंसर हमारा क्या होगा, 34 का तो इजी सवाल है, डार्विन ने ये किताब लिखा है, ठीक है। और बहुत मतलब हाईलाइटेड क्वेश्चन भी है, ठीक है। निम्न से किस माध्यम से प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है, प्रकाश की चाल सबसे ज़्यादा किस माध्यम में होती है। तो प्रकाश की चाल सबसे ज़्यादा देखो निर्वात में होती है। कभी कभी ऑप्शन में ना निर्वात नहीं दे करके दे देगा हवा में, ठीक है, तो आप हवा को ही टिक करेंगे, ठीक है। 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड ये प्रकाश की चाल जो है निर्वात में होती है या हवा में बोले सेम है, ठीक है। उससे कम होता है आपका पानी में, और उससे कम होता है कांच में, सॉरी उससे कम होता है कांच में, उससे कम कांच में होता है, और उससे कम पानी, सबसे कम पानी में होता है। अगला सवाल है कि विभवांतर का एसआई मात्रक क्या है। विभवांतर, जितना भी एसआई मात्रक आपको याद हो गया होगा मेरे ख्याल से, विभवांतर का एसआई मात्रक क्या है, कूलाम, वोल्ट, एम्पियर, ओम। तो आंसर क्या होगा, वोल्ट। विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। कूलाम किसका मात्रक है, आवेश का, कूलाम जो वो आवेश का मात्रक है। एम्पियर किसका मात्रक है, एम्पियर विद्युत धारा का मात्रक है, एम्पियर विद्युत धारा का मात्रक है। और ओम किसका मात्रक है, ओम है प्रतिरोध का मात्रक, ठीक है। याद कर लीजिए सभी सवाल को, ये सब याद होना चाहिए मेरे ख्याल से आपको, सब ये सब याद होगा, कंठस्थ है ना, कभी भी मिस्टेक मत करना, ठीक है। कि कूलाम का आवेश कूलाम का मात्रक है, विभवांतर का वोल्ट मात्रक है, धारा का एम्पियर है, प्रतिरोध का ओम है, शक्ति का मात्रक भी होता है, शक्ति का मात्रक वाट होता है, ठीक है।
याद रखें। और आपको विभवांतर का फॉर्मूला भी पता, V बराबर W/Q, ये सब फॉर्मूला को पता होना चाहिए, ठीक है। और Q बराबर आवेश बराबर I/T, Q बराबर IT, ये भी सब फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो एक ओम वाला फॉर्मूला होता है, V बराबर IR, है ना, इससे ये फॉर्मूला बनता है, ये सब आपको पता होना चाहिए। और शक्ति का फॉर्मूला बहुत हाईलाइटेड है, P बराबर VI, इससे तो बहुत सवाल आपको मिलेगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल पढ़ते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? बहुत हल्का सवाल है। एक इधर रहता है, दो या दो से अधिक पदार्थ भाग लेकर एक नया पदार्थ बनाता है। तो रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेता है उसको क्या बोलेंगे? अभिकारक उत्पाद या अभिकारक एवं उत्पाद दोनों। तो 37 नंबर सवाल का जो आंसर हमारा होगा वो होगा ऑप्शन हमारा ए। क्या बोलते हैं? अभिकारक। क्या बोलते हैं उसको? अभिकारक बोलते हैं। यानी कि जो रासायनिक अभिक्रिया में जैसे कि C+O2, तो क्या बनेगा? CO2। तो कार्बन ऑक्सीजन, ये दोनों क्या कहलाएगा? ये दोनों कहलाएगा अभिकारक। और जो बना उत्पाद का मतलब होता है प्रतिफल, रिजल्ट, ये हमारा CO2 बन गया। ओके, अगला सवाल है, टूथपेस्ट कैसा होता है? जो आप टूथपेस्ट सुबह सुबह उठ करके रगड़ते हैं टूथपेस्ट, वो अम्लीय होता है या क्षारीय या उदासीन या सभी? तो एक्चुअली क्या है ना कि आप जब सोते हो तो दांत में, मुंह में अम्ल की मात्रा ज़्यादा बढ़ जाती है, इसलिए तो सुबह सुबह मुंह जो है, मुंह से गंध निकलती अम्ल के कारण, ठीक है। तो उसको दूर करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? क्षार को यूज करते हैं। तो आंसर क्या हमारा होगा? बी होगा, क्षारीय। क्लियर है? और आपको ये भी पता होना चाहिए कि अम्ल का जो pH मान होता है, अम्लीय विलयन का, वो 7 से कम होता है, 7 से कम होता है, ठीक है। और क्षार का जो pH मान होता है वो 7 से अधिक होता है, 7 से अधिक होता है। और जो उदासीन होता है वो 7 के बराबर होता है, 7 के बराबर। अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक है? मतलब समझते हैं ना, सुचालक मतलब जिससे बिजली प्रवाहित नहीं होती है, ठीक है। विद्युत का सुचालक इनमें से कौन है? सल्फर, क्लोरीन, ग्रेफाइट, आयोडीन। सुचालक तो 39 का शायद यहाँ पे, हाँ ठीक है, सॉरी। सुचालक का मतलब जिससे बिजली प्रवाहित हो जाती है, मैं उल्टा बोल दिया हूँ, है ना। एक होता कुचालक, कुचालक मतलब जिससे बिजली प्रवाहित नहीं होता है, और सुचालक सुचालक का मतलब हुआ जिससे बिजली प्रवाह हो जाती है। तो सल्फर से नहीं होगा, ग्रेफाइट से हो जाता है, ठीक है। तो हमारा बोला सुचालक, तो आंसर हमारा क्या होगा? ग्रेफाइट। बाकी सल्फर, क्लोरीन, आयोडीन ये सब है अधातु। क्या है ये सब अधातु है, ये सब भी याद रखें। और अधातु पहचानने का तरीका भी बहुत ईजी है। जो त्यागता, जैसे सोडियम 2, 8 एक होता है, तो जो त्यागेगा वो अक्सर, जो त्यागेगा ना, जो त्यागेगा वो क्या होगा? धातु। अच्छा, ये तो आयोडीन तो धातु है ना, जो त्यागेगा पॉजिटिव वो धातु होगा, ठीक है। और जो ग्रहण करेगा नेगेटिव, जैसे क्लोरीन, ठीक है, 2, 8, 7, तो ये ग्रहण कर रहा, तो ये हो जाएगा क्लोरीन अधातु। सल्फर का भी कुछ इसी तरह का है। अगला सवाल देखिए, कौन निम्नलिखित में से कौन कार्बोक्सिल समूह है? कार्बोक्सिल समूह कौन सा है इनमें से? CHO, CO, COOH और -CO, ठीक है। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन जो है वो कार्बोक्सिल समूह है। तो कार्बोक्सिल समूह का आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। आंसर हमारा क्या होगा? आंसर हमारा वो होगा C, बिल्कुल सही हो जाएगा आंसर होगा। ये है आपका कार्बोक्सिल समूह। तो इस तरह से इससे रिलेटेड जो और है वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। बाकी यहाँ पे देखिए, ये जो कार्बोक्सिल समूह है ये है एल्डिहाइड का। किसका है? एल्डिहाइड समूह का है। और ये जो देख रहे हैं ये है कीटोन समूह का, कीटोन याद कर लीजिएगा। और ये जो है ये ईथर का है, ईथर, ठीक है, ईथर का है, जिससे सुगंधित पदार्थ वगैरह बनाया जाता है, ठीक है। तो ये सब आपको पता होना चाहिए, सवाल ऐसे भी आता है। तो जितना ऑप्शन है इस तरह देखना आपको। एमीटर से निम्नलिखित में किससे मापा जाता है? एमीटर जो लगाते हैं, एमीटर, आमीटर सब लिखते हैं उसको। तो एमीटर जो है किससे मापा जाता है? एमीटर क्या मापता है, किसे मापता है? धारा, आवेश, विभव। तो जानते हैं एमीटर जो विद्युत धारा मापती है ना, विद्युत धारा मापा जाता है एमीटर से। ओके, चलिए आंसर हमारा ए हो गया। वह उपकरण, वह मशीन जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। बहुत बार सवाल आया और आपको मैं भी बताऊं बहुत अच्छे तरीके से कि कौन सी मशीन है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। जनरेटर मोटर दोनों इनमें। तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है वो है जी विद्युत मोटर। क्या होगा? मोटर। क्योंकि देखो, इसको याद करने का ट्रिक यूं ही है कि विद्युत जो मोटर जो लगा होता है घर में, बटन दबाते हैं, करंट इसको देते हैं तुरंत, और पानी भरना शुरू होता है बाल्टी में। ये मतलब जो टंकी वगैरह जो भी हो, आमतौर पे तो लोग यही जानता है मोटर। बोलते हैं मेरे घर में मोटर बैठ गया। मोटर तो बहुत कुछ में आता है ना, लेकिन
समझ लिया क्या कि पानी भरने वाला मोटर है, ठीक है। बोलता है मेरे घर में मोटर बैठ गया, ये लो। तो मोटर का मतलब ये होता है, अब समझ लो कि बिजली जैसी स्विच ऑन की, बिजली ये आया और अपना काम करना शुरू कर दिया, तो यांत्रिक ऊर्जा, ठीक है। और जनरेटर क्या करते हैं, जनरेटर को पहले हम स्टार्ट करने के लिए बटन नहीं दबाते हैं, उसमें एक हैंडल लगा होता है और उसको हमको हिलाना पड़ता है इस तरह से, ठीक है, हैंडल मारना पड़ता है, तो तब जा करके ये जो है चालू होता है। तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन बदलता है, विद्युत मोटर। और जनरेटर क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है जनरेटर। अगला सवाल देखते हैं, ठीक है। समझ में आ गया ये दोनों बात आप याद रखिए, सवाल दोनों तरफ से देता है, कभी यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, दोनों तरफ सवाल आता है, ठीक है। अगला देखो दिया हुआ दर्पण का सूत्र क्या है, तो 1/v + 1/u = 1/f, ये होता है दर्पण का सूत्र। और अगर यहाँ पे माइनस कर दिया जाए, यहाँ पे माइनस कर दिया जाए, तो ये होता है लेंस का सूत्र, ठीक है, याद कर लीजिएगा। दर्पण का सूत्र में ये है, लेंस में भी सेम है, सिर्फ यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव, वहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, ठीक है। तो दर्पण के सूत्र में प्लस, अब लेंस के सूत्र में माइनस हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं, निकट दिशी दोष को निम्नलिखित में से किस लेंस के द्वारा ठीक किया था, हटाया था, ठीक है ना। निकट दिशी दोष जिसको नजदीक को नहीं दिख रहा है ना, और सॉरी निकट दिशी दोष मतलब हुआ जिसका नजदीक को दिख रहा, निकट की नज़दीक की वस्तु को देख रहा लेकिन दूर की वस्तु को नहीं देख पा रहा, तो उसके लिए कौन सा लेंस की जरूरत पड़ जाएगा, तो आंसर हमारा आ जाएगा अवतल लेंस। कौन सा लेंस हो जाएगा, अवतल लेंस। ऐसे जस्ट उल्टा, अगर दूर दृष्टि दोष किसी को हो गया, दूर दृष्टि दोष अगर किसी को हो गया, तो उसके लिए उत्तल लेंस की जरूरत पड़ जाएगा, ठीक है। इसके अलावा और भी यहाँ पे बायोफोकल लेंस, इसके जो है जरा दूरदर्शिता के लिए बायोफोकल लेंस इस्तेमाल करते हैं। और बेलनाकार लेंस जो है वो एस्टिग्मेटिज्म के लिए इस्तेमाल करते हैं। एस्टिग्मेटिज्म, ऐसे आप पढ़े होंगे, एस्टिग्मेटिज्म के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि उत्तल लेंस जो होता है, या तो अवतल लेंस को अपसारी लेंस भी कहते हैं। क्या कहते हैं, अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं और उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं, ठीक है। ये सब बातें आपको पता होना चाहिए। अगला सवाल है, पौधों में जनन अंग कहाँ होता है। पौधों में जो जनन अंग तो होगा ना, तो तना में, जड़ में, पुष्प में, फल में। तो पौधों में जनन अंग कहाँ होता है, तो बोलेंगे सर पुष्प में होता है, फूल में होता है, सॉरी हाँ वही तो, फूल में होता है, फल में नहीं, फूल में होता है। पौधों में जनन अंग कहाँ होता है, फूल में होता है। चलिए अगला सवाल है कि मेंडल ने अपने आनुवांशिकी प्रयोग के लिए किस पौधों का प्रयोग किया था। जानते हैं मेंडल ने अपने आनुवांशिकी प्रयोग के लिए मटर के पौधों का प्रयोग किया था, है ना। मेंडल ने अपने आनुवांशिकी प्रयोग के लिए मटर का पौधों के प्रयोग किया था। और आनुवांशिकी का नियम जो है मेंडल, ग्रेगर जॉन मेंडल ने ही दिया था, ठीक है। अगला सवाल है, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह किस दिशा में होता है। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह किस दिशा में होता है, एक दिशीय, द्विदिशीय, बहुदिशीय, किसी भी दिशा में नहीं। तो पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का जो प्रवाह होता है वो किस दिशा में होता है, तो एक दिशीय दिशा में होता है, ठीक है। आंसर हमारा क्या होगा, ए होगा। और अब है आखिरी सवाल, अब पहुंच जाएंगे मंजिल पे जी। ओजोन परत पाया जाता है, ओजोन परत पाया जाता है वायुमंडल के निचली सतह में, वायुमंडल के ऊपरी सतह में, वायुमंडल के मध्य सतह में, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पे, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन हमारा सी होगा, ठीक है, मध्य मंडल। कैसे, क्योंकि देखो सबसे पहले जो वायुमंडल के सबसे नीचे में क्षोभ मंडल पाया था, क्षोभ मंडल, ठीक है, क्षोभ मंडल पाया था। उसके ऊपर में पाया था समताप मंडल, समताप मंडल। और इसके समताप मंडल के ऊपर में पाया जाता है ओजोन मंडल। इसके ऊपर में पाया था आयन मंडल, ठीक है, आयन मंडल। और इसके ऊपर में पाया था बहिर्मंडल, गलती लिखते बहिर, चलो इस तरह से बहिर्मंडल, ठीक है। तो 4 प्रकार के मंडल हो गए, लेकिन बीच में ओजोन एक परत है, ठीक है, ओजोन एक परत है। तो क्या आंसर आपका कहीं कहीं के बी दे रहा, ऊपरी, तो ऊपर तो नहीं पाया था, ये देख रहे हैं मध्य में 2 मंडल ऊपर में है और 2 मंडल नीचे में है, बीच में पाया था वायुमंडल के मध्य मंडल में, ठीक है। तो आंसर हमारा क्या होगा, सी होगा। क्लियर है, ये बात एकदम याद रखें कि वायुमंडल के मध्य में पाया जाता है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारे लिए ओजोन है, क्यों, क्योंकि ओजोन जो है सूर्य की पराबैंगनी किरणों से हम सभी को क्या करता है, सुरक्षित करता है। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ओजोन का फॉर्मूला O3 लिखते हैं। ऑक्सीजन जो है 3 ऑक्सीजन मिल करके एक ओजोन बनता है,
ऑक्सीजन का 3 अणु मिलता है तो बनता है ओजोन। और बहुत इंपॉर्टेंट क्षोभ मंडल के बारे में थोड़ा सा मैं बता दूं कि क्षोभ मंडल जो है ना, इसी में क्षोभ मंडल में जितना आंधी तूफान बारिश सभी जो है ना, सभी के सभी क्षोभ मंडल में होता है। आंधी तूफान बरसात और क्या बोलते हैं बवंडर वगैरह जो भी चलता है सब के सब क्षोभ मंडल में। लेकिन हवाई जहाज तो यहाँ पे उड़ेगा तो क्या होगा, फिर तो गड़बड़ हो जाएगा। तो क्षोभ मंडल से हवाई जहाज निकलता है और पहुंच जाता है समताप। समताप का मतलब समान ताप, तापमान समान होना चाहिए। तो वायुमंडल जो एरोप्लेन जो उड़ता है वो कहाँ उड़ता है, समताप मंडल में उड़ता है। बादल इसी के नीचे क्षोभ मंडल में ही सारा कुछ बादल आपको दिखेगा, जो दिखता है ना वो क्षोभ मंडल में बादल दिखता है। और ये आयन मंडल है जिसमें सैटेलाइट वगैरह सेट किया जाता है, रेडियो वगैरह जो हम लोग यूज करते हैं, टीवी वगैरह इससे होता है, ठीक है। और वायुमंडल तो आप तो एकदम पूरा आकाशगंगा में पहुंच गए, ठीक है। तो यहाँ पे आपका 48 सवाल क्लियर हो गया और मैंने कुछ एक्स्ट्रा भी आपको नॉलेज देने की कोशिश की है, ठीक है। तो ये मॉडल सेट मेरे ख्याल से कामयाब मॉडल सेट बनेगा। और आप मुझे कमेंट करो कि 48 में क्या 40 से कम अगर आपसे बन रहा है तो आपको बहुत 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 ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत है, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक जरूर कीजिएगा। कुछ सीखे हैं मेरे से तो जरूर लाइक बनता है, और अपने दोस्तों को शेयर करो और अपना राय बताइए। और लेकिन जरूर कमेंट तो जरूर कीजिए भाई कि आप कितना सही बनाओ, जो भी जितना भी सवाल 2 ही आंसर क्यों नहीं आप लोग का बनाओ, 2 ही नंबर क्यों नहीं आपका आए, लेकिन जरूर कमेंट किया ताकि मुझे लगे कि हाँ जो मैं बता रहा हूँ वो आपके लिए काम हो रहा है, ठीक है। तो चलो फिलहाल वीडियो को यहाँ पे करता हूँ लास्ट, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन, हैव ए नाइस डे, बाय।